गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो आपको अग्रिम शुभकामनाएं, जुलाई में जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं। और हाँ, बधाई भी, क्योंकि इस बार आपके पदों की संख्या में वृद्धि हो गई है। एक एक पद मायने रखता है। जो समय आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, नो डाउट, बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कॉल भी है, फीडबैक भी है। एंजाइटी होती है, भूख कम हो जाती है, चिंता घेर लेती है, मन नहीं लगता, लगता है रिजल्ट को देखकर कि क्या होगा अगर नहीं हुआ तो मैं आपको फिर से ये बात दोहराना चाहता हूँ। आपका काम है केवल कर्म करना, अपना परिश्रम करो, 100% अपना पूरा दो, और बाकी ठाकुर जी पे छोड़ दो। जो आपने मेहनत करी है, ठाकुर जी सब कुछ रख सकते हैं। प्लीज रिटेन माई वर्ड्स, आपकी मेहनत कभी नहीं रखते, सूद समेत वापस लौटाते हैं। आप अपना 100% दीजिए, अपने पेरेंट्स को याद कीजिए, अपनी ईमानदारी से काम कीजिए और ठाकुर जी को समर्पित कर दीजिए। फिर फल देना उन्हीं के हाथ में है। तो निश्चिंत होकर आप आगे बढ़िए। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर, लास्ट टाइम पे क्या हम पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि इसमें मैं जितनी भी मदद आपकी कर सकता हूँ, तो मैं, पुराने बच्चे जानते हैं, नए बच्चे परिचय में अपना देता हूँ। मैं डॉक्टर एन के शर्मा, केमिस्ट्री एक्सपर्ट। हम बात करेंगे पीवाईक्यूज की, जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए केमिस्ट्री के पार्ट हैं। तो हमने उसको कई सीरीज में तोड़ा है। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन में, ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। इस पर कुछ पीवाईक्यूज हैं जो हम लेके आए हैं, तो हम उन पे चर्चा करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन स्नेही का चयन कीजिए। अमंग द फॉलोइंग सेलेक्ट द इलेक्ट्रोफाइल। जैसा हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जो है, इसका मतलब क्या है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी। ऐसी कोई भी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो सभी इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। अब जिसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन हुए, वो तो हुआ इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक। और जिसके पास लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, पहले ही जरूरत से ज्यादा है, वो सारे न्यूक्लियोफाइल। एक एक ऑप्शन को देखिए। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है मिथाइल अमीन। अब यहाँ नाइट्रोजन पर अपने को लोन पेयर दिख गया। अब क्योंकि ये लोन पेयर है, इसका मतलब इसके पास जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज नहीं है, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा। तो हम इस ऑप्शन को नहीं मानेंगे। सेकंड देखिए आप, यहां पर भी ऑक्सीजन पे लोन पेयर है इस मेथेनॉल में, तो यहां पर भी ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं हुआ। वाटर में भी लोन पेयर इलेक्ट्रोफाइल नहीं हुआ। BF3 का अगर मैं स्ट्रक्चर देखता हूं, हम BF3 को बनाएं। यहां देखो आप, इसके बॉन्ड को देखिए, इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें। एक बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2, 4, 6। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि इसका जो अष्टक है, यानी कि ऑक्टेट जो है, वो इसका अपूर्ण है, यानी कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। और अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, नो डाउट लेना चाहेगा। इसका मतलब हम इसको कहेंगे कि जी ये है इलेक्ट्रोफाइल। तो BF3 इज द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन। आगे चलें, देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में कच्चे तेल के विभिन्न घटकों को पृथक करने की उपयुक्त विधि कौन सी है। द सुटेबल मेथड यूज टू सेपरेट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री इज। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सेपरेशन टेक्निक्स हैं, ये सेपरेशन टेक्निक्स का पार्ट है, यानी कि पृथक्करण की विधियां। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट विधि है जिसको आप कहते हैं आसवन। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्टिलेशन। अब यहां आप देखेंगे, पहले ऑप्शन में भी डिस्टिलेशन है अंडर रिड्यूस प्रेशर, सेकंड में सिंपल डिस्टिलेशन, थर्ड में स्टीम डिस्टिलेशन, फोर्थ में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। चारों ही ऑप्शन बहुत नजदीक हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को सोच समझ के टिक करना है। देखो, पहले तो मैं बताता हूं डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है। पृथक्करण की वो विधि है जो कहां यूज आती है। नंबर वन, दो ही जगह यूज आएगी, या तो लिक्विड, लिक्विड कोई सॉल्यूशन, दो लिक्विड का मिक्सचर हो, उसमें से आपको लिक्विड अलग करने हो, उनका सेपरेशन करना हो, डिस्टिलेशन करिए। या दूसरा, कि लिक्विड जो हो,
वो तो वॉलेटाइल हो, वॉलेटाइल का मतलब वाष्पशील द्रव, और इसके साथ जो इम्प्योरिटी है वो नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटी हो, यानी अवाष्पशील आपकी क्या हो, इसमें इम्प्योरिटी हो। अब यहां से देखिए आप, कि अगर आपको दिए गए जो दो लिक्विड है मान लीजिए, उनके अंदर अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अच्छा खासा है, तो हम जाते हैं बेटा सिंपल डिस्टिलेशन पे, साधारण आसवन पर। लेकिन पेट्रोलियम वाले प्रोडक्ट में क्या होता है कि जो अलग अलग उसके फ्रैक्शंस हैं, उन फ्रैक्शन के अंदर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस, इसका मतलब है क्वथनांकों में अंतर, क्वथनांकों में अंतर कम होता है। और जब भी क्वथनांकों में अंतर कम होता है तो हम प्रभाजी आसवन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की विधि काम में लेते हैं। तो प्रभाजी आसवन इसके लिए करेक्ट आंसर है। तो जब भी हमें कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट को आपको फ्रैक्शन करने हैं उसके, तो हमें प्रभाजी आसवन विधि पे यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे लेके जाइए। तो सिंपल डिस्टिलेशन कब होता है, जब बॉइलिंग पॉइंट के बीच में डिफरेंस अच्छा खासा हो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब काम में लेते हैं, जब बॉइलिंग पॉइंट के बीच में डिफरेंस बहुत कम हो। स्टीम डिस्टिलेशन कब लेते हैं, जब जो पदार्थ हो वो स्टीम वॉलेटाइल हो, वाष्प देने से वो वाष्पशील बन सकते हो, तब हम इसमें स्टीम डिस्टिलेशन काम में लेते हैं। क्लियर है? आगे चलें हम अगले क्वेश्चन पे आइए जी। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये आया हुआ क्वेश्चन है कि इन कार्बोकेटायन को स्टेबिलिटी के ऑर्डर में आप अरेंज करिए। तो कार्बोकेटायन का मतलब क्या है बेटा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, और इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यानी इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको कोई इलेक्ट्रॉन दे दे। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, वैसे वैसे इसका स्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा। यानी जिस कार्बोकेटाइन को यानी पॉजिटिव चार्ज कार्बन को जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल जाएं, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? अभी यहाँ तीन एग्जाम्पल है। तो हमने ये देखा कि जो पी टाइप का एग्जाम्पल है, उसमें आप ये देखो, ये इस तरह से, ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ है ऑक्सीजन। क्या मैं ऐसे कहूं कि ऑक्सीजन पर लोन पेयर है? जो नए बच्चे हैं वो ध्यान से सुने, आपको एक चीज याद कर लेनी है, क्या? हेलोजन। हेलोजन का मतलब है बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऑक्सीजन, इसकी फैमिली ऑक्सीजन सल्फर पूरा, ऐसे ही नाइट्रोजन। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन पे लोन पेयर होता तो है, दिखाई नहीं देता। मैं क्लास में बार बार इस चीज को दोहराता हूं, होता तो है, दिखाई नहीं देता। तो ध्यान से सुनिएगा, जहां भी ऑक्सीजन आ गया, अगर इसकी जगह नाइट्रोजन होता या इसकी जगह हेलोजन होता, सेम केस होता। होते हैं लोन पेयर, दिखाई नहीं देते। नाइट्रोजन में एक लोन पेयर, ऑक्सीजन में दो और हेलोजन में तीन। तो यहां पर ये लोन पेयर है। पॉजिटिव चार्ज जस्ट लोन पेयर के, लोन पेयर रखने वाले एलिमेंट के ठीक पास में है। तो क्या होगा, ये लोन पेयर आराम से इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। तो क्या हम यहां कह दें कि अनुनाद की घटना घटेगी, रिजोनेंस? तो इसका मतलब जहां अनुनाद हो उसका स्थायित्व सबसे ज्यादा। तो हमने कहा भाई बी का स्थायित्व सबसे ज्यादा। अब आप इस नॉर्मल वाले कार्बोकेटाइन को देखिए, एक ये कार्बोकेटाइन जिसमें पास वाले पर दो हाइड्रोजन इस तरह से, दो हाइड्रोजन इस तरह से। इसी तरह से यहां पर भी देखिए, इस पर भी ऐसे रहा होगा और यहां पर एक ऑक्सीजन रही होगी। तो जब भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं, सबसे पहले रिजोनेंस देखना, फिर अति संयुग्मन प्रभाव देखना, फिर पीरियडिक प्रभाव, रिजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। यहां पर भी देखो, अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे देखते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के ठीक पास वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है। तो ये पास वाला कार्बन है दो, और इस भी पास वाले कार्बन पे दो। तो अल्फा हाइड्रोजन हमने लिखे चार, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन लिखे चार। तो हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों में सेम कंडीशन में होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां पर एक ऑक्सीजन एलिमेंट है। ऑक्सीजन इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के ठीक पास वाले कार्बन पे है क्या? नहीं है, उससे दूर है। इसका मतलब यहां रेजोनेंस तो नहीं बनेगा।
रेजोनेंस में तो क्या होना चाहिए भाई? रेजोनेंस में तो अल्टरनेट यानी कॉन्जुगेशन होना चाहिए, एक छोड़कर एक। तो यहां देखो, लोन पेयर, फिर एक छोड़ दिया सिंगल बॉन्ड, फिर पॉजिटिव, कॉन्जुगेशन हो गया। यहां देखो, अगर इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर है तो यहां बेटा दो सिंगल बॉन्ड आ गए बीच में, इसका मतलब अब कॉन्जुगेशन नहीं है, यानी कि संयुग्मन नहीं रहा, संयुग्मन नहीं रहा तो अनुनाद नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा? ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी इसका माइनस आई इफेक्ट लगेगा। तो हम जब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं, प्लस आर प्लस एच प्लस आई, इसके तो समानुपाती है, लेकिन माइनस आर या माइनस एच या माइनस आई के व्युत्क्रमानुपाती है। तो क्योंकि ये यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्योंकि माइनस आई इफेक्ट लग गया, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये फिर से रिपीट हो सकता है। और आप देखिए, यही क्वेश्चन लास्ट ईयर नीट में पूछा है, 2018-19 में जेई मेंस में पूछा है, यही क्वेश्चन ग्रेड 1 में पूछा है, और स्ट्रिक्ट क्वेश्चन आपको देखो कि केवल फॉर्मूला चेंज किया है और ग्रेड 2 में उतार दिया संस्कृत एजुकेशन में। तो ये प्रोबेबिलिटी बनती है कि इस तरह के क्वेश्चन हेक्सागन में आ जाए या पेंटागन में आए, किसी भी तरह से आ सकता है। तो सबसे पहले मोर स्टेबल कौन सा होगा? जिसमें पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के ठीक पास ऐसा कोई एलिमेंट हो जिसपे लोन पेयर हो, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। फिर नॉर्मल वाला कार्बोकेटाइन, जहां कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप नहीं लग रहा हो, जहां कोई माइनस आई यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं लग रहा हो। और सबसे लास्ट में ये सी, जिसमें माइनस आई इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन खींचता है, और इलेक्ट्रॉन खींचने से कार्बोकेटाइन का स्थायित्व कम हो जाता है। तो जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई है। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? माइनस आर या माइनस एच या माइनस आई के। तो ये क्योंकि इस वाले एग्जांपल सी के अंदर ऑक्सीजन लग रहा है जो अपना माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है, इस कारण से, इस माइनस आई इफेक्ट के कारण से इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। तो सबसे ज्यादा बी की, फिर ए की, फिर सी की। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, फोर्थ ऑप्शन, बी, ए, सी। बी में अनुनाद के कारण स्थायित्व, ए सामान्य कार्बोकेटाइन है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला नहीं है, सी जिसमें एक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। आई थिंक क्लियर है कंसेप्ट। हम आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्कीनो में परऑक्साइड प्रभाव किस क्रियाविधि द्वारा होता है? अ, ये जो क्वेश्चन है इसको बदल बदल के अलग अलग तरीकों से पूछा गया है। मैं एक बार जनरलाइज कर देता हूं कि देखो, चाहे एल्कीन हो बेटा, चाहे एल्काइन हो, इन सबकी जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं हैं, इसका मतलब क्या होता है? इनका खानदानी गुण है। अगर ये हैं तो ये टाइप की रिएक्शन तो देंगे ही देंगे। इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। और यही फ्री रेडिकल एडिशन भी देते हैं, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया भी देते हैं। दोनों में अंतर समझो। अगर एल्कीन या एल्काइन की रिएक्शन परऑक्साइड की प्रेजेंस में हो रही है, और उसके साथ मैं यहां पर कोई, जैसे हेलोजन एसिड का ऐड है, तो अगर मैं हेलोजन एसिड में HBr ले लूं, तब फ्री रेडिकल एडिशन यानी मुक्त मूलक क्रियाविधि होती है। तो जब भी परऑक्साइड के प्रेजेंस में एल्कीन या एल्काइन की रिएक्शन होती है, और वो हेलोजन एसिड के साथ HBr के प्रेजेंस में हो, तो वो परऑक्साइड प्रभाव के साथ होने वाली क्रियाविधि मुक्त मूलक श्रृंखला क्रियाविधि या फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म जिसको हम कहते हैं, वो होती है। तो अगर ये नहीं होता परऑक्साइड, तो हम क्या जाते, इसी क्वेश्चन को बदल बदल के पूछा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन तब होगी जब परऑक्साइड नहीं हो। परऑक्साइड है, HBr है, तो परऑक्साइड वाली मैकेनिज्म को हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जानते हैं। चलिए अभी हम देखते हैं आगे ऐसा क्वेश्चन फिर से आएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आप देखेंगे पीएससी ने ग्रेड 1 में भी पूछा है, और ये क्वेश्चन ईपी में भी है। कौन सा हैलाइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा? तो मैं बताता हूं आपको कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ जो रिएक्शन होती है वो SN1 का एग्जांपल होती है। SN1 का मतलब है बेटा यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन की खास बात क्या है? एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। इसकी खास बात है केटाइन फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनने की प्रोबेबिलिटी हो, जिस एल्काइल हैलाइड में जो ऑप्शन आपको दिए हुए, हो जाएगा SN1 से। और अगर कहीं पर कार्बोकेटाइन नहीं बन सकता या उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है,
तो वो नहीं जाएगा SN1 से। तो का SN1 चलेगा, rate of SN1 is directly proportional to stability of कार्बोकेटाइन। बनने वाला कार्बोकेटाइन जितना स्थायी होगा उस रिएक्शन की रेट उतनी ही तेजी से होगी, यानी आराम से SN1 रिएक्शन कराएगा। और जहां पर कार्बोकेटाइन नहीं बन सकता या बहुत ही अनस्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो उसके अंदर हम क्या देखेंगे कि वो रिएक्शन SN1 से नहीं जाएगी। अब ये फर्स्ट ऑप्शन देखो, सब में आपको क्या करना है, हेलोजन हटाओ और कार्बोकेटाइन बनाओ। तो मान लीजिए मैं इसका Cl हटाता हूं, तो मैं इसका कार्बोकेटाइन जो बनाता हूं ना बेटा, तो ये देखो CH2 पॉजिटिव, ये क्या बना, बेंजाइल। तो ये कैसा हो गया, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, अनुनाद से स्थायी। तो अब अगर इसमें अनुनाद होगा तो इसका स्थायित्व बढ़ गया। यहां देखो, इस Cl को हटा दो, पॉजिटिव चार्ज, प्लस H से स्थायी, यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ये भी स्टेबल हो गया। यहां हटाओ, ये कौन सा हो गया, एलाइल कार्बोकेटाइन, ये भी अनुनाद से स्थायी हो सकता है, रेजोनेंस से स्थायी। यहां से नहीं हट सकता, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। नोट क्या है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से यदि सीधे ही हेलोजन जुड़ा हो तो वह आसानी से नहीं हटता। क्यों, क्योंकि इसका जो बनने वाला कार्बोकेटाइन है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर कहीं पॉजिटिव आ गया या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पर पॉजिटिव आ गया, तो ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होता है, नहीं बनता है। और अगर कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तो वो रिएक्शन SN1 में नहीं जाएगी। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, हम इसमें कहना चाह रहे हैं कि साहब ये जो सिल्वर नाइट्रेट के साथ वो वाला कंपाउंड रिएक्शन देगा जो SN1 रिएक्शन देगा, या वो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है। इसका मतलब जिसमें स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बन सकता वो कंपाउंड SN1 रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ नहीं देगा। तो इसमें हमने देखा फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन के अंदर जो बनने वाला कार्बोकेटाइन है, देखो आप कैसे बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है ये अनस्टेबल होगा, ये स्टेबल नहीं है, इसका मतलब ये रिएक्शन में नहीं जाएगा। तो इसलिए सिल्वर नाइट्रेट के साथ फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो प्रेसिपिटेट नहीं देगा। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट आ जाओ, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। IUPAC नॉमेनक्लेचर में जो ट्रेंड है वो सुनिए, मल्टी फंक्शनल ग्रुप्स, यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह है। पर अभी तक जो ट्रेंड देखा है वो ऐसे ही देखा है कि उसमें एक या दो, मैक्सिमम तीन, इतने ही क्रियात्मक समूह आते हैं। तो हमको पूरे कंपाउंड में देखना पड़ता है कि जो मुख्य क्रियात्मक समूह है, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करो। तो जितने भी क्रियात्मक समूह अपने पास हैं, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड कहीं आ गया है तो बिना सोचे समझे इसको नंबर 1 पोजीशन दे दो। कार्बोक्सिलिक एसिड वरीयता ग्रुप सबसे ऊपर आता है, तो ये हमेशा मुख्य चेन का पार्ट बनेगा और ये हमेशा पहला नंबर पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको मेन चेन हमने सेलेक्ट करी, यहां से 1 2 3 4 5 6 मुख्य चेन सेलेक्ट कर दी। और मुख्य चेन सेलेक्ट करने के बाद हम इसमें क्या देखना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं जी इसके अंदर नंबरिंग कहाँ से शुरू करी है, हमने हमने नंबरिंग वहां से शुरू करी है जहां से कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। तो यहां पर मैंने देखा 5 पे मिथाइल है, तो 5 मिथाइल, 6 कार्बन की चेन हो गया हेक्स, 3 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, ईन, डबल बॉन्ड को ईन बोलते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड को सफिक्स क्या है, यानी कि अनुलग्न क्या है, ओइक अम्ल। तो 5 मिथाइल हेक्स 3 इनोइक एसिड, तो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे आ जाए अगले क्वेश्चन पे। दूसरी कैटेगरी में जो IUPAC नोमेनक्लेचर में आता है वो है ये वाला कंपाउंड। ऐसे साइक्लिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर पूछ लेते हैं। अब यहां पर दो से ज्यादा क्रियात्मक समूह हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को नोमेनक्लेट करते समय हम ये नहीं देखेंगे कि साहब अल्फाबेट जिसका इंग्लिश की डिक्शनरी में पहले आता है उसको पहला नंबर दे दो, ऐसा नहीं करते हैं।
लिखते उसको पहला है, लेकिन नंबरिंग किसको पहले जाएगी ये यहां से डिसाइड नहीं होगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम क्या करेंगे, एक रूल है बेटा, मिनिमम सम रूल, इसको कहते हैं न्यूनतम योग का नियम। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो कंपाउंड आपको दिया है, मान लीजिए मुझे ये कंपाउंड दिया है NO2, यहाँ आयोडीन और यहाँ पर इथाइल। अब मैं इसको नंबरिंग करूं, जैसे मैं नंबरिंग करके दिखाता हूं आप, मैंने मान लो मेरे मन से नंबरिंग कर दी कि साहब इथाइल है, इसको पहला नंबर मिलना चाहिए, मान लीजिए मैं गलत हूं, पर मैं एक बार आपको इलस्ट्रेशन दिखा रहा हूं कि कैसे हमें गलती पकड़नी है। तो मान लीजिए मैंने कहा 1 2 3 4, जहां जहां पर क्रियात्मक समूह या आपके प्रतिस्थापी समूह लग रहे हैं उनकी नंबरिंग नोट करो। एक तो इथाइल लगाया 1 पोजीशन पे, तो 1 प्लस, 2 पे कोई नहीं लगा, इसको नहीं गिनेंगे। 3 पे NO2 ग्रुप लगाया तो बेटा इसको गिनो 3 प्लस, 4 पे आयो लिखा है तो इसको लिखो 4, टोटल कितना हुआ, 4 और 3 7 और 1 8। ठीक, अब नंबर दो तरीके से करते हैं। मान लीजिए मैंने यहां से नंबरिंग शुरू करी, NO2 से करी, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 5 6। तो मैं कहां कहां पे प्रतिस्थापी जिसको जोड़ूंगा, सबसे पहले 1 जोड़ दूं, 1 पे NO2 है, 2 पर आयोडीन है और 5 पे क्या है, इथाइल। तो 5 और 2 7 और 1 8। ठीक, तीसरा तरीका मैं ऐसे कर सकता हूं, आयोडीन को नंबर 1 दूं, 1, इधर से चलूं जहां नजदीक प्रतिस्थापी जुड़ाओ, 2 3 4। तो अब मैं सम जब करूंगा, टोटल करना चाहता हूं, तो देखो फिर कैसे करेंगे सम टोटल अपन, 1 पर जुड़ा है, 2 पर जुड़ा है, 3 पे कोई नहीं है, 4 पे जुड़ा है, 4 और 2 6 और 1 7। तो आप ये बताओ कि इन तीन तरह की जो नंबरिंग हमने करी है, इसका टोटल आया 8, इसका टोटल आया 8, इसका टोटल आया 7, सबसे कम टोटल किसका आया, 7। इसको कहते हैं बेटा मिनिमम सम रूल, न्यूनतम योग का नियम। दोबारा से सुनो, जो भी प्रतिस्थापी आपकी बेंजीन रिंग पे या जो वलय हैं उसमें जुड़े हैं, उसमें आप अपने हिसाब से नंबरिंग करके देखिए, जहां पर सभी प्रतिस्थापियों के जुड़ने के नंबर का कुल योग सबसे कम आएगा, वही सही माना जाएगा। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। तो अभी सही में 1 पर आयोडो है, 2 पर नाइट्रो है और 4 पे इथाइल है। तो लिखते समय मैं क्या करूंगा, लिखते समय मैं इंग्लिश की डिक्शनरी को फॉलो करूंगा। सबसे पहले इथाइल ग्रुप लिखूंगा, तो इथाइल कहां पे जुड़ा है, 4 पे, तो 4 इथाइल, बाकी ऑप्शन ही नहीं, एक में ही काम हो गया मेरा। पहले 4 पे इथाइल, फिर आई आएगा, पहले इथाइल का ई आएगा, आई का आयोडो का आई आएगा और फिर नाइट्रो का एन आएगा। तो मैंने 4 इथाइल 1 आयोडो 2 नाइट्रो बेंजीन, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपके क्लियर हुआ ये। इसको कहते हैं मिनिमम सम रूल। जब दो से ज्यादा प्रतिस्थापी किसी एरोमेटिक रिंग में या रिंग में हो, तो हम नंबरिंग करते समय मिनिमम सम देखते हैं, न्यूनतम योग देखते हैं। जहां पर न्यूनतम योग के नियम का पालन हो रहा है, मिनिमम सम रूल फॉलो हो रहा है, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, वही नाम सही है। आई थिंक मेरी बात आप तक पहुंच रही है, क्लियर है चीजें बेटा। आगे चले हम, आगे आ जाओ। निम्नलिखित कार्ब धनायनों को उनके स्थायित्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अभी अभी हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पहले प्लस आर से। सबसे पहले अनुनाद देखना, अनुनाद के बाद प्लस एच देखो, फिर प्लस आई देखो, इन सब के समानुपाती है। अगर इनमें से भी सारे हो तो सबसे पहले क्या देखना है हमें, अनुनाद जिसमें जितना ज्यादा हो रहा हो। अनुनाद अगर नहीं हो रहा है तो फिर अति संयुग्मन देखना, अति संयुग्मन नहीं हो रहा तो फिर ऋणिक प्रभाव देखना है। और अगर मैं माइनस में लगाऊं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो पहले माइनस आई, फिर प्लस एच और प्लस आर, सॉरी माइनस आई माइनस एच और फिर माइनस आर वाला तो सबसे ज्यादा स्थायी होगा। तो यहां पर जो कार्बोकेटाइन पे ग्रुप लगे हैं, अब आप देखो, एक कार्बोकेटाइन पर C6H5 का मतलब होता है बेंजीन रिंग, फिनाइल ग्रुप। तो ये 3 फिनाइल ग्रुप लगे हैं बेटा, इसको बोलता हूं C6H5 होल थ्राइस C पॉजिटिव। तो क्या ये 3 वलय का अनुनाद मिलेगा इसको, तो जितना ज्यादा प्लस आर होगा उतना ज्यादा स्थायी तो बन जाएगा, तो मैं कहूंगा भाई ये मोस्ट स्टेबल होगा।
सबसे ज्यादा स्थायी ये होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें इस पॉजिटिव चार्ज वाले पर 3 लगे हैं मिथाइल समूह। अब यहां अनुनाद तो होने की संभावना नहीं है, क्योंकि मिथाइल के पास ना लोन पेयर है ना डबल बॉन्ड है। तो फिर इसमें क्या होगा, प्लस H, अति संयुग्मन। अति संयुग्मन का पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, और इस पर अगर हाइड्रोजन जुड़ा हो तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा, अल्फा हाइड्रोजन। ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 3 और 3 6 और 3 9, जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसका स्थायित्व उतना ज्यादा। तो फिर ये स्थायी हो जाएगा। फिर देखो CH3 CH2 पॉजिटिव, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3। और लास्ट में आता है मिथाइल पॉजिटिव, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो गया, सबसे पहले 3 फिनाइल रिंग, ये सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 3 मिथाइल, फिर 1 मिथाइल, और फिर लास्ट में मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। दोबारा से सुन लो, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा प्लस आर ग्रुप से, फिर प्लस H, फिर प्लस आई। इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप रहेंगे तो स्थायित्व बढ़ेगा। तो स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी, जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रहेगा। तो प्लस आर प्लस H प्लस आई, ये तीनों ही रिलीजिंग ग्रुप है। इनमें भी आपस में कंपैरिजन हो तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन बनेगा, जो प्लस आर से दे रहा है, अनुनाद से दे रहा है, फिर अति संयुग्मन से दे रहा है, फिर प्रेरक प्रभाव से दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल डील हो रहे हैं इनमें कहीं माइनस वाला कोई ग्रुप नहीं है, तो हम माइनस पे बात नहीं कर रहे। हम किस पे बात करेंगे, जो प्लस आर वाला है, या प्लस H है, या प्लस आई है। तो सबसे ज्यादा अनुनाद ट्राइफिनाइल में है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर अल्फा H देख लो, जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, 3 मिथाइल ग्रुप है तो 9 अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए इसका स्थायित्व ज्यादा है। तो पहला अनुनाद, फिर ये अल्फा हाइड्रोजन 9, फिर अल्फा हाइड्रोजन 3, सबसे लास्ट में जिसके ऊपर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं। आई थिंक क्लियर हुआ आपके। आगे चलिए जी। हाँ, ये जो भी हम पेरोक्साइड वाला क्वेश्चन कर रहे थे ना, देखो वही क्वेश्चन आ गया वहां पर। देखो, इसने कहा कि साहब एक रिएक्शन है एल्कीन की पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो हम ये लिखते हैं कि एल्कीन और एल्काइन दो ही टाइप की रिएक्शन मुख्य रूप से देती है। पहले भी हमने डिस्कस किया था, एल्कीन या एल्काइन या तो वो देगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, और या फिर अगर पेरोक्साइड हो तो हम जाते हैं उसमें फ्री रेडिकल एडिशन, मुक्त मूलक क्रियाविधि को। तो यहाँ क्वेश्चन बहुत स्मार्टली इसने बनाया है, आपसे मध्यवर्ती भी पूछा है कि बताओ वो मुक्त मूलक से जाएगी या वो इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी आयनिक क्रियाविधि से जाएगी। तो मैक्सिमम बच्चे जो गलती करते हैं, पेरोक्साइड को देखते ही फ्री रेडिकल लगा देते हैं कि पेरोक्साइड है फ्री रेडिकल जाएगा। नहीं, बात अधूरी है। मैंने अपनी पिछले क्वेश्चन में भी आपको एक्सप्लेन किया, क्लास में भी बोलता हूं, फिर से सुनो। एल्कीन और एल्काइन में फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन की जो बात हम करने वाले हैं, वो पेरोक्साइड इफेक्ट केवल तभी लगेगा जब हेलोजन एसिड HBr लिया हो। पेरोक्साइड और HBr ये दोनों हो तो ही पेरोक्साइड मैकेनिज्म लगेगी, मुक्त मूलक क्रियाविधि से जाएगा, FAR रिएक्शन होगी। अगर इन दोनों में से एक भी मिसिंग है, जैसे इस ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो, पेरोक्साइड तो है, देख गया, है, लेकिन बरखुरदार प्यारे बच्चों HBr नहीं है, बल्कि उसकी जगह पे क्या है, HCl है। तो क्या पेरोक्साइड की उपस्थिति में HCl के साथ ये एल्कीन या एल्काइन फ्री रेडिकल रिएक्शन जाएंगी, कतई नहीं। यानी अगर पेरोक्साइड के साथ चाहे HCl हो चाहे HI हो, रिएक्शन EAR ही जाएगी। तो जहां जहां मुक्त मूलक है उनको तो क्रॉस कर दो जी, मुक्त मूलक तो नहीं बन सकते। तो फिर क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही युगात्मक अभिक्रिया कौन से रूल से चलती है जी, M रूल, मार्कोनिकॉफ का नियम। मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओ और वहां पर अधिक विद्युत ऋणी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को लेके जोड़ो। तो अब जैसे ये एल्कीन है, अब इसमें पॉजिटिव चार्ज, अगर ये इलेक्ट्रॉन यूं जाते हैं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ। तो अगर ये वाला कार्बोकेटाइन बनता है तो ये कैसा बनेगा बेटा, 2 डिग्री, जिसमें 3 और 3 6 अल्फा H का स्टेबिलिटी मिलेगी। अगर ये वाला कार्बोकेटाइन बनता है तो ये कैसा बनेगा, 1 डिग्री, जिसमें अल्फा H कितने, 2। तो हमने अभी भी देखा था पिछले क्वेश्चन में, जिसमें जितने ज्यादा अल्फा H, उस कार्बोकेटाइन का स्थायित्व उतना ही ज्यादा। या
जैसा हम क्लास में रटते हैं कि कार्बोकेटाइन का ऑर्डर स्टेबिलिटी हम रटते हैं 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री मिथाइल। तो 2 डिग्री और 1 डिग्री में से कौन ज्यादा स्थायी हुआ? 2 डिग्री। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना यहाँ, इसलिए आने वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे HCl में से H प्लस और Cl माइनस, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ? Cl माइनस। तो मार्कोनिक आप कहता है अधिक विद्युत ऋणी वाला भाग डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन पर लेके जाओ जहां मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा हो, या सरल भाषा में हम कह देते हैं जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो क्या यहां पर जुड़ गया? तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो अमूमन बच्चों का इसलिए गलत होता है क्योंकि परोक्साइड इफेक्ट को देखते ही दिमाग में क्या आता है? मुक्त मूलक क्रियाविधि से जाएगा। फिर से सुनो, केवल परोक्साइड होना ही मुक्त मूलक क्रियाविधि की गारंटी नहीं है बेटा। परोक्साइड के साथ जो हमने याद किया था HBr, दोनों होने जरूरी हैं। अगर परोक्साइड या HBr में से एक भी मिसिंग है तो रिएक्शन तो होगी लेकिन वो FAR नहीं जाएगी, बल्कि वो रिएक्शन क्या जाएगी? EAR, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, जो कौन से नियम से चलती है? मार्कोनिकॉफ के नियम से। यहाँ मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है? आने वाले अभिकर्मक का, जैसे HCl आ रहा है ना, उसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, अधिक विद्युत ऋणी भाग, डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन पर जाएगा जहां पर अधिक स्थायी कार्बोधनायन बनता हो, या जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो इसलिए हमने यहां पर Cl को जोड़ दिया। हाँ, अगर यहां पर HCl की जगह पर HBr होता मान लीजिए, तब ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जाती, तब ये रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉफ से जाती। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है? अधिक विद्युत ऋणी को वहां लेके जाओ जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो Br कहां जुड़ता है? यहां जुड़ता। एनीवेज ये चीज आपकी क्लियर हो गई कि रिएक्शन FAR नहीं जाएगी, बल्कि रिएक्शन कैसे जाएगी? EAR। इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे आ जाइए जी। SN1 अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम है। वापस ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से ही चलता है, हमने पहले भी लिखा था। SN1 क्रियाशीलता ये समानुपाती है कार्बोकेटाइन का स्थायित्व। जो कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्थायी होगा वो उतना ही तेजी से SN1 रिएक्शन जाएगा। तो हमें क्या करना है? जो भी हेलोजन दिए हैं सबका हेलाइड हटाओ और कार्बोकेटाइन बनाओ। सब में से हेलोजन हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ। तो देखो बी वाले ऑप्शन में देखना, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज एक तो जुड़ा है इसमें C6H5 का मतलब फिनाइल, एक जुड़ा है CH3, एक जुड़ा है फिनाइल, ये बना, ये डी है। सी बनाओ भाई, सी पर पॉजिटिव चार्ज, एक तो है फिनाइल, दूसरा भी है फिनाइल, ये बन गया सी। बी बनाओ जी, बी में है कार्बन पर पॉजिटिव, एक तो है फिनाइल और एक है मिथाइल, ये बी बन गया। ए बनाओ जी, ए क्या कह रहा है? कार्बन पर पॉजिटिव और यहां लगा दिया है आपने फिनाइल ग्रुप, ये ए बन गया है। ठीक है, डिग्री तय करो। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक, डिग्री कैसे तय करते हैं? पॉजिटिव चार्ज कार्बन से कितने और कार्बन जुड़ रहे हैं। तो इससे देखो एक जुड़ रहा है, ये सारे नहीं जुड़ रहे, केवल एक जुड़ रहा है, ये वाला, इससे केवल एक जुड़ रहा है, इसलिए 1 डिग्री। इससे देखो एक ये जुड़ रहा है, एक ये जुड़ रहा है, दो, एक एक दो, एक दो तीन। तो कार्बोकेटाइन का ऑर्डर स्टेबिलिटी क्या है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो सबसे ज्यादा मैं 3 डिग्री को स्टेबल करूंगा, फिर 2 डिग्री से ज्यादा 1 डिग्री, अब दोनों 2 डिग्री हैं। तो कार्बोकेटाइन कहता है जिसमें जितना ज्यादा रिजोनेंस होगा, तो यहाँ पर दो बेंजीन रिंग का, दो फिनाइल ग्रुप का रिजोनेंस होगा, अनुनाद ज्यादा है, यहाँ पर एक ही फिनाइल समूह का अनुनाद होगा और बाकी इसका +H या +I प्रभाव जाएगा। तो हम कहेंगे अनुनाद प्रभाव ज्यादा स्थायित्व के लिए प्रमुख फैक्टर है, तो हम पहले अनुनाद देखेंगे। तो हम देखते हैं +R, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, +R +H और प्लस का I। तो जिसमें जितना ज्यादा अनुनाद, दो अनुनाद बेंजीन रिंग का और मिथाइल ग्रुप का +H प्रभाव, इसमें दो बेंजीन का अनुनाद, इसमें एक बेंजीन का अनुनाद, एक +H प्रभाव, और इसमें क्या आ गया? कोई केवल अनुनाद है, बाकी कोई +H या +I नहीं है। तो सरल कर लेते हैं इसको कि सबसे पहले आप डिग्री देख लीजिए, डिग्री सेम हो जाए तो आप देखना जिसमें जितना ज्यादा अनुनाद हो रहा हो, या जिसमें जितना ज्यादा अतिसंयुग्मन हो रहा है, या वो नहीं तो फिर जिसमें जितना ज्यादा त्रिणी प्रभाव हो रहा हो। तो हमने सबसे पहले
3 डिग्री को, जिसमें ज्यादा अनुनाद भी है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। तो इसमें केवल अनुनाद है 2 डिग्री है, इसमें अनुनाद कम है क्योंकि एक ही बेंजीन रिंग है, बाकी प्लस एच है, प्लस एच थोड़ा कम होता है अनुनाद की तुलना में, इसलिए पीछे रखा है। और सबसे लास्ट में क्या रखा है हमने कि यहाँ पर बेंजाइल कार्बोकेटाइन को रखा है। तो ये इसके अंदर ऑर्डर आ गया आपका DCBA। DCBA सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो मुझे लगता है कि ये बात आप तक पहुंच रही है। तो हम जो कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट पे पकड़ बनाए। क्वेश्चन हजारों बन सकते हैं, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार आपको कोई क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आ गया, अभी हमने चैप्टर वाइज उठाए हैं, तो आपने देखा SN1 के कई क्वेश्चन आए या कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के क्वेश्चन आए। तो एक बार कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया कि जिसमें जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप रहेगा, वो उतना ही ज्यादा स्थायी कार्बोकेटाइन बनाएगा। और उसमें भी एक ऑर्डर है, पहले अनुनाद से स्थायित्व देखो, सेकंड नंबर पे अति संयुग्मन को देखो, थर्ड पे प्रेरणिक प्रभाव को रखो। तो दिमाग में एक कंसेप्ट बन गया। तो इसी तरह के लगातार हर साल क्वेश्चन हमने देखा कि रिपीट हो रहे हैं। तो कंसेप्ट को आप पकड़िए, क्वेश्चन आपके हाथ में रहेगा। आई थिंक कि आपने सेशन एंजॉय किया होगा। अगली सीरीज के अंदर रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो हम फिर से लेके आएंगे। इस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि चैप्टर वाइज आपसे इंटरेक्ट कर पाए, जितना भी समय निकाल पाते हैं। वो समय मैंने कोशिश की, एग्जाम नजदीक है, आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मुझे लगा कि जो मैं मैक्सिमम कर सकता हूँ, बाकी मेरा शेड्यूल आपको पता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि समय निकालूं और आपसे फिर से कनेक्ट हूँ जरूर। खूब मेहनत करो बेटा। गोविंद आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। गॉड ब्लेस यू।